नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा के अंतर्गत हिंदी साहित्य विषय में साहित्य निबंध व नाटक जो आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है उसमें निबंध संग्रह पुस्तक से निबंधों की विवेचना की जा रही है प्यारे विद्यार्थियों। और निबंध संग्रह पुस्तक से निबंध पाठों के गद्यांशों की व्याख्या हम कर रहे हैं विगत वीडियो से। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो पाठ है आपका तुलसी के सामाजिक मूल्य, पाठ 3 है तुलसी के सामाजिक मूल्य। तो इस निबंध की हम चर्चा कर रहे हैं। इनके महत्वपूर्ण जो गद्यांश हैं उनको हम पढ़ रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा जी द्वारा यह रचित है ये निबंध तुलसी के सामाजिक मूल्य। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, हम इसके आगे के गद्यांशों को लेते हैं। तुलसी का काव्य लोक संस्कृति का अभिन्न अंग है। तो ये जो आपका गद्यांश है वो प्यारे विद्यार्थियों पृष्ठ संख्या 54 पर है। ठीक है, यहाँ पर दूसरा ये बीच में है, ये गद्यांश है आपका। देखिए, तुलसी का काव्य लोक संस्कृति का अभिन्न अंग बन गया है। यहाँ से हमें पढ़ना है प्यारे विद्यार्थियों, पृष्ठ संख्या 54 पर है ये, और इसको हम पढ़ते हैं कि तुलसी का काव्य लोक संस्कृति का अभिन्न अंग बन गया है। उनके समकक्ष संसार का कोई भी दूसरा कवि नहीं है जिसे साधारण जनता ने इस तरह से अपना लिया हो, यानी सम्मान दिया। उनके नाम के साथ कोई पंथ नहीं जुड़ा है, उनके नाम के साथ कोई पंथ नहीं जुड़ा, यानी तुलसी के साथ, तुलसीदास जी के साथ कोई भी पंथ नहीं जुड़ा। रामचरितमानस को लोकप्रिय बनाने के लिए कोई संघबद्ध प्रयास भी नहीं किया गया। रामचरितमानस को प्रसिद्ध बनाने के लिए कोई संगठित प्रयास भी, संघबद्ध प्रयास भी नहीं किया गया। अपने आप मिथिला के गांवों से लेकर के मालवे की भूमि तक जनता ने इस ग्रंथ को अपनाया। करोड़ों हिंदी भाषियों के लिए धर्म ग्रंथ, नीति ग्रंथ, काव्य ग्रंथ यदि कोई है तो रामचरितमानस। ऐसा लेखक डॉक्टर रामविलास शर्मा जी कहते हैं। इसका एक अप्रत्यक्ष फल ये भी हुआ कि हिंदी भाषी जनता को संगठित करने में, उनमें जातीय एकता का भाव उत्पन्न करने में रामचरितमानस की अपूर्व भूमिका रही है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक इस गद्यांश को हम पढ़ेंगे, ये महत्वपूर्ण है। तो यहाँ तक हम पढ़ते हैं। प्रसंग में आपको क्या लिखना है? प्रस्तुत गद्यांश डॉक्टर रामविलास शर्मा जी द्वारा रचित लिखित तुलसी के सामाजिक मूल्य निबंध शीर्षक से उद्धृत है। और इसमें लेखक बताना चाहते हैं कि भाई तुलसी ने अपनी भावनाओं के अनुसार रामचरितमानस की जो रचना की, अपनी भावनाओं के अनुसार गुण है वो चित्रित किए हैं। और लोक संस्कृति का यह अभिन्न अंग होने से तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को समस्त उत्तर भारत में जो है इसकी ख्याति हुई थी, तो समस्त उत्तर भारत की जनता ने बड़े आदर के साथ अपनाया था। तुलसीदास जी के प्रसिद्ध जो ग्रंथ है, प्रसिद्ध साहित्य रचना रामचरितमानस को संपूर्ण उत्तर भारत के लोगों ने आदर सहित अपनाया था। और आज ये ग्रंथ जातीय एकता स्थापित करने में सबसे अनुपम है, अनोखा है, महत्वपूर्ण है। तो इस बारे में ये प्रसंग में आप लिखेंगे। व्याख्या में देखिए कि इसमें लिखा है कि तुलसी का काव्य लोक संस्कृति का अभिन्न अंग बन गया है। उनके समकक्ष कोई संसार का कोई दूसरा कवि नहीं है जिसे साधारण जनता ने इस तरह से अपना लिया हो। तो इसमें हमें क्या लिखना है? इस प्रसंग में लेखक ये कहना चाहता है प्यारे विद्यार्थियों कि तुलसी के काव्य में लोक मंगल की भावना थी, लोक जो संस्कृति थी उसका वर्णन इसमें किया गया है। तुलसी के काव्य में लोक साहित्य, लोक जो संस्कृति है उसके दर्शन होते हैं, लोक संस्कृति का वर्णन हुआ है। तुलसीदास जी को सामान्य जनता ने इतना जो सम्मान दिया है, तुलसीदास जी को सामान्य जो आम जनता है उन्होंने तुलसीदास जी को इतना सम्मान दिया है जितना संसार में कोई भी कवि इतना सम्मान प्राप्त नहीं कर सका। इतना सम्मान संसार में किसी भी कवि को नहीं मिला जितना तुलसीदास जी को मिला। कहने का तात्पर्य यह है कि तुलसीदास जी के साहित्य को जितने लोगों ने पढ़ा, शिक्षा ली,
उतने संसार में किसी भी कवि की रचना को किसी ने नहीं पढ़ा होगा और न इसका प्रभाव उन पर पड़ा होगा। तो इस प्रकार से तुलसीदास जी का स्थान अनूठा है, अनुपम है इस संसार में कि तुलसीदास जी के समान जो जितने अधिक लोगों ने पढ़ा साहित्य रचना को, तुलसीदास जी के रचित साहित्य को जितने अधिक लोगों ने पढ़ा, उतना संसार में किसी भी कवि की रचना को लोगों ने नहीं पढ़ा, न उनसे शिक्षा ली, न उनसे प्रभाव ग्रहण किया। और इस प्रकार से इतना सब कुछ होते हुए, इतना आदर पाकर के भी तुलसीदास जी ने अपना कोई वाद या पंथ है वो नहीं चलाया। इतने अधिक लोगों में वो प्रिय थे, फिर भी तुलसीदास जी ने अपनी तरफ से कोई पंथ, कोई वाद नहीं चलाया। आगे देखिए, इसमें लिखा है कि रामचरितमानस को लोकप्रिय बनाने के लिए कोई संघबद्ध प्रयास नहीं किया गया। कि रामचरितमानस जो तुलसीदास जी ने रचना की, उसको वह जनता में अपने आप ही प्रसिद्ध होती गई। तो जनता में अपने आप अपने गुणों के आधार पर लोकप्रिय वो हुआ। रामचरितमानस है वो जनता में अपने गुणों के आधार पर लोकप्रिय हुआ। उसको प्रसिद्ध बनाने के लोगों ने कोई संगठित प्रयास नहीं किया, कोई विज्ञापन नहीं किया कि ये तुलसीदास जी की रचना है, ले लो खरीद लो या इसको आगे बढ़ाओ, ऐसा कोई प्रयास किसी ने भी नहीं किया। ये तो स्वतः ही आगे से आगे रामचरितमानस की महिमा घर घर में हो गई। ये विशेषता थी तुलसीदास जी की इस रचना का, रामचरितमानस की। तो इसे अपने गुणों के आधार पर अपने आप ही लोगों के प्रिय बन गई है रचना, और उसके प्रचार के लिए, उसके प्रसार के लिए कोई संगठन नहीं बनाया। आगे देखिए, इसमें लिखा है कि रामचरितमानस अपने आप में मिथिला के गांवों से लेकर के मालवे की भूमि तक जनता ने इस ग्रंथ को अपनाया। यानी इस ग्रंथ को, रामचरितमानस को पूरे उत्तर भारत ने, या हम कह सकते हैं कि मिथिला से लेकर के मालवा तक की जो भूमि थी, जो क्षेत्र था, या संपूर्ण जो उत्तर भारत था, उस उत्तर भारत की जनता ने इसको अपनी प्रेरणा का ग्रंथ है वो बनाया, स्वयं अपनाया, आदर के साथ रामचरितमानस ग्रंथ को अपनाया था। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये बात इसमें महत्वपूर्ण है। और इसके साथ ही करोड़ों जो हिंदी भाषी थे, उनके लिए ये ग्रंथ धर्म ग्रंथ था, नीति ग्रंथ था, काव्य ग्रंथ यदि कोई है तो वह रामचरितमानस। तो आगे लेकर ये कहना चाहते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि हिंदी भाषी जो करोड़ों हिंदी लोग हैं, हिंदू लोग हैं, जो व्यक्ति है जो हिंदी जानते हैं या हिंदी से लगाव रखते हैं, हिंदू जो भाषी करोड़ों व्यक्तियों के लिए रामचरितमानस धर्म का, नीति का और काव्य का ग्रंथ है। रामचरितमानस ऐसे करोड़ों लोगों का धर्म ग्रंथ है, नीति ग्रंथ और काव्य ग्रंथ है, और ये अद्वितीय रचना है। और साथ ही साथ इसमें लिखा है कि इसका एक अप्रत्यक्ष सामाजिक फल ये हुआ है कि हिंदी भी जनता को संगठित करने में, उसमें जातीय एकता का भाव उत्पन्न करने में रामचरितमानस की अपूर्व भूमिका रही है। डॉक्टर रामविलास शर्मा जी कहते हैं कि रामचरितमानस की रचना करने का अप्रत्यक्ष फल ये हुआ, प्रत्यक्ष फल तो ये हुआ कि वह जनता में आदर रचना पा सकी, जनता ने उसको अपने पलकों पर उसको जगह दी, किसको, रामचरितमानस का बड़ा आदर किया। और उसका अप्रत्यक्ष लाभ ये हुआ, ये तो था प्रत्यक्ष लाभ, उसका अप्रत्यक्ष लाभ क्या हुआ रामचरितमानस का, कि इसमें पारस्परिक एकता, सामाजिक जो संगठन है उसकी भावना इस ग्रंथ के माध्यम से बढ़ी, जातीय एकता की भावना बढ़ी। जातीय एकता की भावना बढ़ने का यह प्रत्यक्ष लाभ हुआ इस ग्रंथ से, रामचरितमानस के ग्रंथ से। ये सामाजिक फल ये हुआ कि हिंदी भाषी जनता में जातीय एकता विकसित हुई, उनमें पारस्परिक एकता, सामाजिक संगठन का भाव जागृत हुआ। इस प्रकार से जातीय एकता स्थापित करने में रामचरितमानस की अपूर्व भूमिका रही है, अनोखी भूमिका रही है। इस प्रकार से तुलसी का काव्य महत्व स्वतः ही ज्ञात हो जाता है। इस प्रकार से तुलसी के काव्य की महत्वता स्वतः ही पता चल जाती है। विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखना है कि लेखक ने रामचरितमानस को अत्यधिक लोकप्रियता पर विचार किया। रामचरितमानस किस प्रकार से जन जन में लोकप्रिय हो गई थी, तो उस लोकप्रियता का प्रचार यहाँ पर विचार है वो किया है और बताया है कि जितने अधिक लोगों के बीच तुलसीदास जी की जो रचना है, जितने अधिक लोगों के बीच में तुलसीदास जी लोकप्रिय रहे हैं, उतने अधिक लोगों के बीच में पूरी दुनिया में ऐसा कोई कवि नहीं जो इतना प्रिय हुआ। ये एक बात कहना चाहते हैं कि जितने अधिक लोगों के बीच में कोई कवि प्रिय रहा तुलसीदास जी के समान, ऐसा कोई दुनिया में दूसरा कवि नहीं है जो इतना प्रिय रहा हो। और जनता को संगठित करने की दृष्टि से अगर बात की जाए तो रामचरितमानस का बहुत महत्व है। जनता को संगठित करने, जातीय एकता स्थापित करने में रामचरितमानस की अनूठी भूमिका है।
इस अकेले ग्रंथ से धर्म का कई विषयों का जो है जोड़ मिलता है या कई निचोड़ हमें मिलता है। इस अकेले ग्रंथ में धर्म के कई पक्षों को समाहित है, वो इस अकेले ग्रंथ में किया गया है। तो ये विशेषता है, विशेष पॉइंट में आपको लिखनी है। शब्दावली सरल और तत्सम प्रदान है, प्रभावपूर्ण है। शब्दावली सरल है और प्रभावपूर्ण है। और शैली की बात करें तो इसमें विवेचनात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। विवेचनात्मक शैली का प्रयोग किया गया इस निबंध में। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, विवेचनात्मक शैली का प्रयोग किया गया है तुलसीदास जी के, ये डॉक्टर रामविलास शर्मा जी के द्वारा इस निबंध में। आगे एक और है, अंत में देख लेते हैं। आपका पाठ आज समाप्ति पर है ये, तो ये यहाँ से ये 54 नंबर पृष्ठ से पाठ जहाँ पर आपका ये खत्म हो रहा है। भक्ति आंदोलन और तुलसी काव्य का अन्यतम सामाजिक महत्व, ये अंतरा है। ये गद्यांश से देखिए कि भक्ति आंदोलन और तुलसी काव्य का अन्यतम सामाजिक महत्व ये है कि इनमें देश की कोटि कोटि जनता की व्यथा, प्रतिरोध की भावना और सुखी जीवन की आकांक्षा व्यक्त हुई है। भारत के नए जागरण का कोई महान कवि भक्ति आंदोलन और तुलसी से परांगमुख नहीं हो सकता। परांगमुख का मतलब होता है मुख मोड़ना या फिर उपेक्षा करना या फिर विपरीत कार्य करना, विपरीत चलना। परांगमुख का क्या अर्थ होता है? मुख मोड़ना, विपरीत कार्य करना, विपरीत चलना या फिर उपेक्षा करना, ये इसका अर्थ होता है। देखिए, और परांगमुख नहीं रह सकता वह सांस्कृतिक धारा रविंद्रनाथ और निराला के साहित्य में अविच्छिन्न रूप से प्रवाहित है, अविच्छिन्न रूप से प्रवाहित है। इस तथ्य की पुष्टि के लिए, यानी अविच्छिन्न का अर्थ होता है प्यारे विद्यार्थियों निरंतर या लगातार। तो रविंद्रनाथ की जो सांस्कृतिक धारा तुलसीदास जी ने चलाई थी, वही परंपरा आगे के कवि रविंद्रनाथ टैगोर और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने इसको लगातार बढ़ाया, इस परंपरा को, सांस्कृतिक धारा को। इस तथ्य की पुष्टि के लिए रविंद्रनाथ की सूरदासेर प्रार्थना, रविंद्रनाथ की एक रचना है सूरदासेर प्रार्थना, रविंद्रनाथ टैगोर की जो रचना है सूरदासेर प्रार्थना, इस ग्रंथ में यही तुलसी की सांस्कृतिक धारा का प्रवाह इसमें मिलता है। एक और कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, इन्होंने भी अपनी रचना तुलसीदास में इस परंपरा को, इस सांस्कृतिक धारा को जोड़ने का प्रयास किया है। तो ये जो रचना सांस्कृतिक धारा तुलसी से लेकर के निराला तक जो है निरंतर बहती रही है, और तुलसीदास जी कविता को उल्लेख करना ही यथेष्ट होगा। तो यहाँ तक हम इसको गद्यांश को ले रहे हैं, पूरा पाठ यहाँ पर पूर्ण हो रहा है। तो देखिए, भक्ति, इसमें प्रसंग में आपको क्या लिखना है? प्रस्तुत अवतरण तुलसी के सामाजिक मूल्य शीर्षक निबंध से उद्धृत है, और इसमें डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने बताया है कि तुलसी का जो रामचरितमानस है, तुलसीदास जी के जो रामचरितमानस ग्रंथ में, या उन्होंने जनजीवन की मनोहर झांकी प्रस्तुत की है अपने ग्रंथ में, रामचरितमानस ग्रंथ में यहाँ के जनजीवन की मनोरम झांकी चित्रित हुई है। इस कारण से ये ग्रंथ है वो जन जन का ग्रंथ हो गया। ये ग्रंथ है रामचरितमानस जन जन का ग्रंथ है, जाति एकता का आधार बना ये ग्रंथ। और इस दृष्टि से भक्ति आंदोलन के कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी का विशेष स्थान है, विशेष महत्व है। ये बात आप प्रसंग में लिखना है प्यारे विद्यार्थी। व्याख्या में देखिए, शुरू से आरंभ से पढ़ते देखिए, भक्ति आंदोलन और तुलसी काव्य का अन्यतम सामाजिक महत्व, अन्यतम माने बहुत अधिक महत्व है सामाजिक, किसका? भक्ति आंदोलन और तुलसी का। तो लेखक यहाँ पर कह रहे हैं कि भक्ति आंदोलन और तुलसी के काव्य का बहुत अधिक सामाजिक महत्व है। समाज में तुलसी का महत्व है, समाज में तुलसी के साहित्य का महत्व है, समाज में भक्ति आंदोलन का महत्व है। तो भक्ति आंदोलन और तुलसी के काव्य का समाज में बहुत अधिक महत्व है, सामाजिक महत्व है। और क्या है कि ये देश की कोटि कोटि जनता की इसमें पीड़ा है, व्यथा है, प्रतिरोध की भावना, सुखी जीवन की आकांक्षा व्यक्त इसमें हुई है। तो रामचरितमानस में भक्ति आंदोलन और तुलसी के काव्य में लोगों की पीड़ा, दर्द, विरोध की भावना, प्रतिरोध की भावना और सुखी रहने की इच्छा व्यक्त हुई है। तुलसी के रामचरितमानस में जो सामान्य लोगों की, जो दीनहीन लोग हैं, उन दीनहीन की दशा के बारे में बहुत मार्मिक ढंग से चित्रण हुआ है। और भारत में
नए जागरण का, भारत के नए जागरण का कोई महान कवि भक्ति आंदोलन और तुलसी से परांग मुख नहीं रह सकता। मैंने कहा विपरीत मुख मोड़ना, तो देखिए इसमें बताया कि भारत का नया जागरण अगर कोई कार्य हो रहा है, नए जागरण का कोई महान कवि भक्ति आंदोलन के तुलसीदास जी के महत्व की चर्चा उनको करनी ही पड़ेगी। कहने का तात्पर्य है कि भक्ति आंदोलन में तुलसीदास जी की वो कभी भी उपेक्षा नहीं कर सकता, उनसे परांग मुख नहीं हो सकता। कोई भी कवि है जो भारत का है, भारत का कोई भी कवि तुलसीदास जी के साहित्य रचना से कोई परांग मुख नहीं हो सकता, विपरीत मुख या उनकी उपेक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि वे एक महान कवि हैं और उससे भक्ति आंदोलन के साथ तुलसी के महत्व की चर्चा करनी ही पड़ेगी। अगर भक्ति आंदोलन की चर्चा की जा रही है तो तुलसी का महत्व है, तुलसीदास जी के का भी जो है महत्व की चर्चा उसको करनी ही पड़ेगी, वो उससे विपरीत नहीं हो सकता। ये बात कहना चाहते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि भक्ति आंदोलन में देखिए वह सांस्कृतिक जो धारा थी रविंद्रनाथ और निराला के साहित्य में अविच्छिन्न रूप से प्रभावित हुई। जो धारा तुलसीदास जी ने साहित्यिक भक्ति आंदोलन से जो धारा सांस्कृतिक धारा बह रही थी, वो धारा तुलसीदास जी से लेकर के रविंद्रनाथ टैगोर और निराला जी तक निरंतर प्रभावित होती रही है। ये बात यहाँ पर कह रहे हैं कवि लेखक। भक्ति आंदोलन के अन्य कवियों की तुलना में भारतीय संस्कृति का जैसा वर्णन किया है, उसी तरह का जो संस्कृति संबंधी जो वर्णन है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने भी किया है और निराला जी के काव्य में देखने को मिलता है। और तुलसी के युग से लेकर के निराला के युग तक अगर बात करें तो तुलसी के युग से लेकर निराला के युग तक सांस्कृतिक जो समानता का वर्णन है, संस्कृति का समान वर्णन होता आ रहा है। और इसका प्रमाण है रविंद्रनाथ टैगोर की रचना सूरदासेर प्रार्थना और निराला जी की रचना तुलसीदास। ठीक है, तो उसको हम इनके समकक्ष कह सकते हैं, उसके समान ही कह सकते हैं। तो ये धारा जो भक्ति आंदोलन की जो धारा बही वो तुलसीदास जी के सांस्कृतिक धारा से या सांस्कृतिक साहित्यिक चेतना से होती हुई रविंद्रनाथ टैगोर की सूरदासेर प्रार्थना और निराला के तुलसीदास रचना तक जो है निरंतर बही। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये बात कही जा रही है। तो तुलसीदास जी शीर्षक की जो कविताएँ हैं वो प्रसिद्ध है। विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखना है भक्ति आंदोलन और तुलसी के काव्य का सामाजिक सांस्कृतिक महत्व बताया गया है। भक्ति आंदोलन का और तुलसी का जो साहित्यिक रचना है, काव्य है, उनका सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व बताया गया है। इसमें तुलसी के काव्य का परवर्ती जो कवि है, तुलसी के बाद के जो कवि है, उन्होंने भी इनसे उनका प्रेरणा वो उनसे ली है, मार्गदर्शन मिला है। तुलसी के साहित्य से तुलसी के बाद के जो कवि हुए हैं उनको भी प्रेरणा मिली है, मार्गदर्शन मिला है। तो वो एक तरह से प्रेरणादायी साहित्य है तुलसी का, और जो सभी के कवियों को प्रेरणा देने वाले हैं। भाषा शैली सरल है, भावपूर्ण है, और शैली की बात करें तो इसमें भी वही विवेचनात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। भाषा सरल है, सहज है, प्रभावपूर्ण है, और शैली विवेचनात्मक है। भाषा सरल, सहज, भावपूर्ण है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये दोनों गद्यांश आपको ठीक से समझ में आ गए होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे। भारत एक है रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना को लेकर, इनके निबंध को लेकर के, इनके प्रमुख जो निबंध के गद्यांश हैं उनको लेकर के। तब तक के लिए आप ये जो महत्वपूर्ण गद्यांश है दोनों ही परीक्षा की दृष्टि से, तो इनको आप ठीक प्रकार से तैयार करेंगे, समझेंगे और नोट्स बनाएंगे और याद भी करेंगे। ठीक है, बहुत ही मोस्ट है ये, क्योंकि अंतिम है। पाठ के तो मोस्ट होते ही हैं बहुत अच्छे, और इसमें तो बहुत ही अच्छी भाव व्यक्त हुए हैं। तो ये जो चीज़ आप ठीक प्रकार से तैयार करेंगे। और प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये दोनों गद्यांश आपको ठीक से समझ में आ गए होंगे। और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।